अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता क्या है? सिंपल वर्डिंग में मैं आपको पहले थोड़ा सा उर्दू में इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि देखें कि होम्योस्टेसिस ये है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करे, अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन करे। किसके साथ? विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जो भी इन्वायरमेंट में बाहर चेंज हो रहा है उसके साथ साथ अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टेसिस है। अब डेफिनेशन इसकी क्या है कि होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or cell to regulate its internal condition such as the chemical composition of its body fluids so as to maintain health and functioning regardless of outside conditions। एक और डेफिनेशन भी है इसकी वजह साथ साथ कि होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट दैट परसिस्ट डिस्पाइट चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड। मतलब जो वर्ल्ड आउटसाइड में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसके साथ साथ अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। आगे जाएंगे, क्लियर होता जाएगा बच्चे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। इससे पहले भी बहुत दफा में भी आपसे जिक्र भी हुआ हो कि आप देखेंगे बाहर, फॉर एग्जाम्पल, जब बाहर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, क्या करती है? स्वेटिंग होती है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे बॉडी बाहर देखें टेम्परेचर बाद दफा 40 तक चला जाता है। अब इंटरनल 40 तक तो नहीं जा सकता, इंटरनल 40 तक जाएगा तो जो हमारे अंदर एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे डीनेचर हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी सेल्स की। तो अब क्या होती है कि हमारी बॉडी क्या करती है कि बाहर जब चेंज आता है तो उसके साथ अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करती है। इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब जो बॉडी के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से इफेक्ट होते हैं, वो फैक्टर्स जो इफेक्ट होते हैं बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। फिर इसके बाद जो फैक्टर्स हैं वो हैं बॉडी का टेम्परेचर, वाटर की कंसेंट्रेशन एंड सॉल्यूट कंपोजिशन। बॉडी टेम्परेचर, वाटर कंसेंट्रेशन एंड सॉल्यूट कंपोजिशन को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। फिर उसके बाद हमारी बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का आपको पता है 37, 38 बस। इससे ज्यादा होगा तो एक सेट पॉइंट नहीं होगा। तो अब कोई भी जो हमारे नॉर्मल वैल्यू होती है बॉडी के अंदर, चाहे वो टेम्परेचर की है, चाहे वो वाटर की है, चाहे वो सॉल्यूट की है, एक नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो आइडियल होती है और उसको सेट पॉइंट कहा जाता है। और वो जो सेट पॉइंट होता है वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर है, हमारे हाइपोथैलेमस है, हमारा ब्रेन है, उसके अंदर स्टोर हुआ है कि जी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से अबाउ होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 37 होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो वो एक कंपोजिशन, वो सारी चीजें सेट हुई है हमारे अंदर। तो वो जो आइडियल वैल्यू होगी उसको सेट पॉइंट कहा जाता है। अब होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट, मतलब जस्ट लाइक एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? रिसेप्टर्स हैं, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर्स हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसीव करने वाले सेंसर को कहा जाता है। अब देखें हमारी बॉडी में जैसे सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ हियरिंग है, तो ये हमारे क्या है? रिसेप्टर्स हैं। हमारी स्किन है, रिसीव करती है। तो इनको क्या कहा जाता है? जो भी कोई वेरिएबल में चेंज आता है और वो जो वेरिएबल है जिनको वो डिटेक्ट करता है उनको रिसेप्टर कहा जाता है। रिसीव करने के बाद ये डिटेक्टर है या ये रिसेप्टर हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर है, उसको वो भेजते हैं। मतलब एक इनपुट ली और उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इनपुट मिलती है, सीपीयू के पास जाती है, वो आगे मॉनिटर के ऊपर आउटपुट देता है। ऐसा ही एक सिस्टम है। रिसेप्टर है, रिसीव करने वाले हैं, कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे और कंट्रोल सेंटर हमारा क्या होता है? थर्मोस्टेट है, हमारा हाइपोथैलेमस है, हमारा ब्रेन है, सेंट्रल एक यूनिट है। और वो वापस फिर ब्रेन क्या करता है? जब उसको पता चलता है वो टेम्परेचर हाई हो गया तो वो फौरन इफेक्टर्स को आगे रिस्पॉन्स के लिए कहता है। तो ये जो रिस्पॉन्स शो करते हैं उनको इफेक्टर कहा जाता है।